डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर और जिसे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का दर्जा भी मिला हुआ है। और इसका अनावरण किया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को। तो चलिए चलते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है गुजरात के वडोदरा शहर नज़दीक सरदार सरोवर डैम के पास। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी खूबसूरत जगह है और ये चारों तरफ से सापुतारा माउंटेन रेंज से घिरी हुई है। यहाँ पहुँचने के लिए वडोदरा सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन या हवाई मार्ग है। वडोदरा से स्टैचू ऑफ यूनिटी की दूरी करीबन 90 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट टैक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आने के पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो एंट्री टिकट है वो आप ऑनलाइन बुक कर लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि यदि आप पीक सीज़न में आ रहे हो तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है दोस्तों। ऑनलाइन टिकट बुक करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है दोस्तों, आप वहाँ पर क्लिक करके ऑनलाइन टिकट्स बुक करवा सकते हैं। अब यहाँ पे 2 प्रकार की टिकटें उपलब्ध है, एक है नॉर्मल टिकट और एक है एक्सप्रेस टिकट। नॉर्मल टिकट की कीमत है 380 रुपये और एक्सप्रेस टिकट की कीमत है 1000 रुपये। नॉर्मल टिकट में आपको सब जगह पे लाइन में लग के जाना होता है और कभी कभी इसमें काफ़ी समय लग जाता है। और यदि आपके पास अगर समय कम है तो आप एक्सप्रेस टिकट भी निकाल सकते हो। दोनों टिकट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और आप यहाँ पे आके बुकिंग काउंटर से भी टिकट ले सकते हो। लेकिन अगर भीड़ भाड़ के समय आप जाते हो तो यहाँ पे जो एक दिन का स्लॉट है वो स्लॉट अगर भर जाएगा तो आपको टिकट नहीं मिलेगी, तो आपको यहाँ से निराश होकर ही वापस आना पड़ेगा। तो मेरी आपको यही सलाह होगी कि आप अपनी जो जर्नी है उस हिसाब से प्लान करें और अपनी टिकट एडवांस में निकाल लें। अभी बात आती है रहने की, तो या तो आप सबसे पहला ऑप्शन है वडोदरा। जी हाँ दोस्तों, आप सुबह वडोदरा से निकलकर शाम तक वापस भी आ सकते हो। तो आप चाहे तो अपनी होटल आप वडोदरा में भी बुक करवा सकते हो। लेकिन अगर आप कुदरत का आनंद लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी आ सकते हो। यहाँ पर नर्मदा टेंट सिटी बनी हुई है, जहाँ पर 2000 से लेकर 10,000 रुपये तक के टेंट उपलब्ध है और उसकी जो बुकिंग की लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहाँ से आप अपने टेंट्स को बुक करवा सकते हो। उसके अलावा अगर आपको नर्मदा टेंट सिटी में बुकिंग नहीं मिलता है तो यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी से कुछ ही दूरी पर एक पोइचा करके जगह है, जहाँ पे नीलकंठ धाम मंदिर है। वहाँ पर भी रहने की काफ़ी अच्छी सुविधा है, आप वहाँ पर भी बुकिंग करवा सकते हो और उसकी जानकारी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी हुई है। और अगर आपको वहाँ पर भी अगर बुकिंग नहीं मिलता है तो वहाँ से कुछ और दूरी पर कायावरोहण करके एक जगह है, वहाँ पर लकुलेश महादेव का मंदिर है। वहाँ पर भी उनके गेस्ट हाउस काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, तो वहाँ भी आप ठहर सकते हो। और ये दोनों जगह काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप यहाँ पर ठहरने नहीं भी जाते हो तो घूमने ज़रूर जा सकते हो। और वही बातों बातों में अब हम पहुंच रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए आपको गेट नंबर 4 से अंदर एंट्री लेनी होती है और उसके बाजू में ही एक काफ़ी बड़ा सा पार्किंग है। दोस्तों, हमने अपनी बस की बुकिंग भी करवाई थी, लेकिन हमारी गाड़ी को अंदर एंट्री मिल गई है। तो अब हम अपनी गाड़ी जो है यह पार्किंग एरिया में रखेंगे और वहाँ से थोड़ा सा चल के हमें जाना है गेट नंबर 4 की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पार्किंग है ये प्राइवेट व्हीकल्स के लिए बनाया हुआ है, तो आपको यहाँ पर अपनी गाड़ी को रुकाना है और यहाँ से आपको थोड़ा सा चल के आगे की ओर जाना होता है। हम जब गए थे तो ये दिसंबर का टाइम था, यानी कि करीबन क्रिसमस वेकेशन चल रहे थे, तो उस वजह से यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ हो गई थी। लेकिन हमें इतना उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी भीड़ होगी, लेकिन फिर भी खैर कोई बात नहीं, जगह काफ़ी बड़ी है तो इतनी असुविधा नहीं हो रही थी। लेकिन आप एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप कभी आ रहे हो यहाँ पे तो आप कुछ दिन ऐसे देख कर आइएगा कि यहाँ पर आपको ज़्यादा भीड़ का सामना ना करना पड़े, वरना आपको हर जगह पे कतार में ही आपको टाइम जो है आपका निकल जाएगा। हम जिस दिन पहुँचे थे उसके एक दिन पहले से यहाँ पर हेलीकॉप्टर की जॉय राइड की सुविधा इन्होंने स्टार्ट की थी। जैसा कि आप देख सकते हो सामने
कि एक हेलीकॉप्टर जो है यह आसपास मंडरा रहा है, और ये हेलीकॉप्टर की जो राइड है उसकी कीमत है करीबन 2,900 रुपये पर सीट की। तो अगर आप इसकी भी बुकिंग जो है ये एडवांस में नहीं होती है, ये आप वहीं पर जाके करवा सकते हो। इसके जो अवेलेबिलिटी स्लॉट है वो आपको वहीं पर जाके पता चलेंगे। तो आप अगर हो सकता है शायद उस दौरान अगर इसकी ऑनलाइन फैसिलिटी चालू कर दी हो तो बात अलग है, लेकिन जब तक हमारी जानकारी थी तब तक इसके लिए ऑनलाइन कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं थी। और जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये नॉर्मल टिकट बुकिंग वालों की लाइन है, और मतलब वेकेशन होने की वजह से एक्सप्रेस टिकट अभी तक किसी को ज़्यादा पता नहीं था कि एक्सप्रेस टिकट भी चालू हुई है। तो इसलिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि आप एक्सप्रेस टिकट निकलवाइएगा, ताकि आपको इस तरह से इस लाइन में रुककर आपका समय नष्ट ना हो। यहाँ पे ऐसे ये कन्वेयर बेल्ट भी बने हुए हैं, जिसके वजह से अगर आपको चलने में कोई असुविधा है या आपके साथ में सीनियर सिटीज़न है तो आप कन्वेयर बेल्ट से होकर भी आगे जा सकते हो। और जैसे जैसे हम इस प्रतिमा के नज़दीक बढ़ते जा रहे हैं, हमारा सीना और भी चौड़ा होते जा रहा है, क्योंकि हम अभी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के नज़दीक जा रहे हैं दोस्तों। हम जब पहुँचे तब वहाँ पे कुछ छोटा मोटा काम चल रहा था, लेकिन ये तो चलता रहेगा दोस्तों। लेकिन मेन बात तो ये है कि हम विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के पास है, और जैसे आप देख सकते हो यहाँ से आपको जो सामने दरवाज़ा दिख रहा है वो यहाँ के एग्जीबिशन हॉल का दरवाज़ा है, और आपको ऊपर की तरफ जाना है। जो पैर है वहाँ तक आपको व्यूइंग एरिया है, और उसके भी ऊपर अगर आपको जाना है तो आपको ऑब्जर्वेशन डेक जिसे कहते हैं, वो जो टिकट है वो 380 में इंक्लूडेड है, जिसका ब्रेकअप मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि अगर आपको कहाँ तक जाना है उसकी हर एक का अलग अलग ब्रेकअप है। तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ पे जाना है और कितना पैसा देना है। और जैसे आप देख सकते हो कि ये एस्केलेटर से अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी तकनीकी वजह से अगर एस्केलेटर बंद हो तो बात अलग है, बाकी हर आपको नीचे से ऊपर तक मतलब हर जगह पर आपको इस तरह के एस्केलेटर मिलेंगे। जैसे जैसे हम स्टैचू के नज़दीक पहुंच रहे थे, हमारी धड़कनें और भी तेज़ होती जा रही थी, और चेहरे पे एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी दोस्तों। हम सब इतना एक्साइटेड थे कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक पाए दोस्तों। अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक, आप उनके पैरों तक जा सकते हो, जिसके लिए आपको और एक एस्केलेटर से होकर ऊपर जाना होता है, और दूसरा, आप लिफ्ट के द्वारा उनकी छाती तक बने हुए ऑब्जर्वेशन गैलरी तक जा सकते हो दोस्तों। जी हाँ, दो लिफ्ट है जो आपको उनकी छाती तक लेकर जाती है, और जहाँ से जैसे कि आप इस फुटेज में देख रहे हो कि उनकी छाती पर कुछ जाली जैसा बना हुआ है, और वहाँ से आपको सरदार सरोवर का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने मिलता है दोस्तों। तो अभी उसके लिए आपको हमारे समय तो देखिए आप देख सकते हो काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी थी, क्योंकि काफ़ी सारी स्कूल की बसेस आई हुई थी, और उसके अलावा पर्यटकों का भी काफ़ी रश था। तो अभी इसके लिए हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटा रुकना पड़ेगा। तो अभी हम रुके हुए हैं, और इसमें दिक्कत ये है कि एक बार में लिफ्ट में करीबन 20 लोग जाते हैं, और एक ही लिफ्ट कार्यरत थी उस वक्त, दूसरी लिफ्ट में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से बंद थी। तो तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना जो फर्स्ट जो है मतलब खाली उनके पैरों तक जाके वापस आया जाए। तो मैंने अपने कुछ परिवार वालों को लाइन में खड़ा किया, और मैं और मेरा बेटा ऊपर की तरफ चले देखने के लिए कि ऊपर क्या है, क्योंकि हमने जो टिकट ली थी उसमें तो हम ऑब्जर्वेशन डेक तक जा सकते थे, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने ऑब्जर्वेशन डेक की टिकट नहीं ली होती है, तो उनको सिर्फ यहाँ तक आने दिया जाता है, तो आप ऊपर तक नहीं जा सकते। तो आप अपनी टिकट लेने के टाइम पे इस तरह से बुक कीजिएगा
कि उसमें आपको ऑब्जर्वेशन गैलरी भी उसमें इंक्लूडेड हो, तभी आप इस लिफ्ट से ऊपर की तरफ जा सकते हो, अन्यथा आपको यहीं से वापस भेज दिया जाएगा। जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो प्रतिमा है इतनी विशाल है कि आप अगर खड़े रहोगे तो आपकी जो ऊंचाई है वह इनके जूते के जो सॉल है मतलब वहाँ तक आती है, मतलब जो भी आप उनके उंगली तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो आप इससे इसकी ऊंचाई का अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों। और यहाँ से आपको सामने का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है। जो आप सामने एक छोटी सी इमारत देख रहे हो वो यहाँ का कैफेटेरिया और व्यूइंग एरिया है। जब शाम को लेज़र शो होता है तो आपको वहीं पर बैठ के यहाँ पे लेज़र शो दिखाया जाता है। जो आप अभी ये जो इमारत देख रहे हो उसमें नीचे की तरफ एक कैफेटेरिया बना हुआ है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये सरदार सरोवर डैम है। जी हाँ दोस्तों, अभी पानी जो है वो लेवल से नीचे था तो ओवरफ्लो नहीं हो रहा था। बारिश के समय पे आप पानी ओवरफ्लो भी होता है यहाँ पे। और ये जैसे आप देख रहे हो हेलीकॉप्टर राइड जो अभी मतलब कल ही एक दिन पहले ही शुरू हुई है। तो एक्चुअली हमारे पास समय नहीं था, वरना हम भी इसमें ज़रूर जाते, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ आपको अभी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हेलीकॉप्टर इन्होंने यहाँ पे रखे हुए। ये काफ़ी हाईटेक हेलीकॉप्टर है और इसमें एक टाइम पे कुछ 6 पैसेंजर जा सकते हैं। तो अगर आपको भी सहूलियत हो तो आप ज़रूर हेलीकॉप्टर राइड का मज़ा लीजिएगा दोस्तों। हेलीकॉप्टर राइड जो है ये वैली ऑफ फ्लावर से शुरू होती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आके फिर वहाँ पे जाना होता है। तो आप उस बात का ध्यान रखिएगा कि हेलीकॉप्टर राइड कहाँ से होती है। तो आप बिना मतलब आप अपना समय नष्ट ना करें, वैली ऑफ फ्लावर से ही आपको हेलीकॉप्टर राइड मिलेगी। और अभी हम नीचे आ गए और लाइन भी काफ़ी कम हो गई है, तो अभी लगता है शायद कुछ ही समय में हमारा नंबर भी आ जाएगा। और ये अब हम पहुंच गए अंदर की तरफ जहाँ पे लिफ्ट है। और जैसे आप देख रहे हो सामने की तरफ की लिफ्ट है वह बंद है, एक ही लिफ्ट की तरफ कतार है। तो उम्मीद है कि अब हमारा नंबर भी जल्दी आ जाएगा। और अब हम पहुंच गए लॉबी 1 के पास और हमारा नंबर बस अब आने को ही है। ये जो ऊंचाई है ये काफ़ी ऊपर है, मतलब छाती तक आपको जो जाना है वो करीबन 72 मंजिल इमारत जितना ऊपर है। तो इसमें एक काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन ये जो लिफ्ट है ये बहुत ही हाई स्पीड लिफ्ट है। हमें बताया गया कि मतलब नीचे से लेकर ऊपर जाने में सिर्फ 31 सेकंड लगते हैं दोस्तों। जी हाँ, 31 सेकंड में आप नीचे से ऊपर पहुंच जाते हैं। और जैसे कि आप देखते हो कि हम पल भर में ही ऊपर पहुंच गए। तो अभी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी हम आपको लेके चल रहे हैं ऑब्जर्वेशन गैलरी। जी हाँ दोस्तों, पहली बार हम आपको दिखा रहे हैं सरदार सरोवर डैम पर बने हुए स्टैचू ऑफ यूनिटी के ऑब्जर्वेशन गैलरी का नज़ारा। और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, आपको इतना खूबसूरत नज़ारा कहीं से देखने नहीं मिलेगा। तो अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी आते हो तो एक बार तो यहाँ पर आना ज़रूर बनता है दोस्तों। अभी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सामने ये जो जालियाँ लगी हुई है, दरअसल ये पूरी जालियों को एक फ्रेमिंग के साथ में बना गया है ताकि बाहर से प्रतिमा जो है वो प्रतिमा की तरह ही दिखे। यहाँ पर पहले अगर शीशा लगा देते थे तो प्रतिमा की जो असलियत है, मतलब जो एक प्रतिमा का जो रूप है वो बिगड़ जाता था। तो इसके लिए इस तरह से जाली लगाई गई है ताकि आपको अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से कोई भी दिखने में परेशानी ना हो। अभी आप जैसे देख सकते हो, यहाँ से देखिए ये बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने कैमरे के थ्रू, और उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और उसके अलावा एक ड्रोन फुटेज भी आपके लिए मैंने अभी रखी है, तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि ऊपर से ये कैसा दिखता है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए आप जो देख रहे हैं ये सरदार सरोवर का एक नज़ारा है और ये बहुत ही खूबसूरत सरोवर है दोस्तों। मतलब ये डैम जो है ये काफ़ी खूबसूरत डैम है
और साथ ही ये सरदार की विशाल प्रतिमा जो हमारे भारत का और हम भारतवासियों का सर गर्व से ऊंचा करती है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। हमने हमारे परिवार के साथ यहाँ पे थोड़ी सी फोटोग्राफी की और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि ये दो बड़े से पिलर है, जो आप दो सर्कल देख रहे हो, ये दो बड़े मेन पिलर है जिसके अंदर से लिफ्ट ऊपर नीचे होती है और यही इस प्रतिमा का मुख्य आधार भी है। जब भी आप यहाँ का एक लेज़र शो देखते हो तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि किस तरह से इस प्रतिमा का पूर्ण निर्माण हुआ है। तो अभी मैं एक ये जो पिलर है उसके पूरा गोल फिर के आपको दिखा रहा हूँ कि ये पिलर कितना बड़ा है जिसके इर्द गिर्द यह प्रतिमा बनी हुई है। और सचमुच दोस्तों ये काफ़ी मतलब इन्होंने यहाँ पे जगह भी काफ़ी है। अगर इनका कहना है कि करीबन 300-400 लोग भी अगर ऊपर आ जाए तो भी यह गैलरी में काफ़ी जगह है, तो पर यात्रियों को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी यहाँ का तो हो गया और अभी हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, जो मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ का एग्जीबिशन हॉल है जिसमें सरदार के जीवन से संबंधित वस्तुओं को और अलग अलग चीज़ों को दर्शाया गया है। तो चलिए चलते हैं एग्जीबिशन हॉल। आप जैसे ही अंदर आते हो तो यहाँ पे एक बड़ा सा शिलालेख लिखा हुआ है और उसके पीछे ही सरदार की प्रतिमा का जो सर है, मतलब सरदार का जो सर है जो प्रतिमा में भी बनाया हुआ है, उसी की एक प्रतिकृति यहाँ पे रखी हुई है और काफ़ी खूबसूरती से इसका निर्माण किया गया है दोस्तों। और ये जो हॉल है ये भी काफ़ी खूबसूरत हॉल है दोस्तों। यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है ये भी काफ़ी मॉडर्न आर्किटेक्चर है। यहाँ पे एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगी हुई है जिस पर इस स्टैचू से रिलेटेड जो एक छोटी सी ऑडियो वीडियो क्लिप दिखाई जाती है। और ये भी काफ़ी बड़ा सा हॉल है। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे हमें पता चल रहा था कि ये कितना बड़ा हॉल है, जिसमें आप देख सकते हो कि सरदार के जो जीवन से संबंधित सब चित्र है और उनके द्वारा लिखी गई बुकों जो किताबें हैं उनके बारे में दर्शाया गया है। और यहाँ पर एक ये छोटी सी इंटरैक्टिव स्क्रीन है जहाँ पर आप अपने देश के लिए कुछ प्रतिज्ञा ले सकते हो। तो वहाँ पर आपको अपना नाम, एरिया और उम्र डाल के एक प्रतिज्ञा का जो है उसमें से सिलेक्ट करके आपको एक प्लेज लेनी होती है। तो मेरे बेटे की भी काफ़ी इच्छा थी तो उसने भी एक प्लेज ले ली वहाँ पे। और उसके अलावा आप यहाँ पे थोड़ी देर बैठ भी सकते हो और घूमते घूमते वापस से अभी आपको वापस दूसरी तरफ से बाहर निकलना होता है। ये भी आप जैसे देख रहे हो कि ये जो पिलर है उसी का नीचे का भाग है जो ऊपर लिफ्ट जाती है, उसी के जैसा ये भी यहाँ पर भी एक बड़ा सा पिलर बना हुआ है। और यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग मतलब सरदार सिंह के जीवन के ऊपर इन्होंने काफ़ी अच्छा एक संकलन किया हुआ है। और एक थिएटर भी है जहाँ पे एक इन्होंने सरदार के ऊपर एक छोटी सी ऑडियो वीडियो क्लिप बनाई है, वह भी यहाँ पर दिखाते हैं। तो यदि आपके पास में समय हो तो आप यहाँ पर कुछ देर बैठकर इस फिल्म को भी देख सकते हो, जिसमें सरदार का अपनी आज़ादी में क्या योगदान था और आज़ादी के बाद भी जब सभी राज्यों को एकत्रित करना था तब उनकी जो भूमिका थी उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। और उसके अलावा जैसे ही आप आगे आते हो आपको इस स्टैचू का एलिवेशन यहाँ पे दिखाया जाता है कि किस तरह से ये स्टैचू बना हुआ है। और यहाँ पर ये दो और चीज़ें रखी गई है जिसमें जो लोहा मूवमेंट थी, जिसमें भारत से अलग अलग राज्यों से सभी किसानों ने अपना लोहा जो उनके जो स्क्रैप था वो दान किया था, तो उसमें जो सबसे पहला हथौड़ा आया था वो यहाँ पर रखा गया है और जिसका इस्तेमाल इसके निर्माण में किया गया। और अब शाम होने आई थी दोस्तों, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग वैली ऑफ फ्लावर्स भी जाने वाले हैं, लेकिन अभी इतना देर हो गया है कि वैली ऑफ फ्लावर्स अब बंद हो चुका है, तो अभी हम वैली ऑफ फ्लावर्स नहीं जा पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, अभी लेज़र शो बाकी है जो यहाँ का सबसे मुख्य आकर्षण है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप यहाँ का लेज़र शो कभी मिस ना करें। मतलब आप शाम को यहाँ पर होने ही चाहिए। आप और कोई चीज़ मिस कर देंगे तो चलेगा, लेकिन लेज़र शो आपको मिस नहीं करना है। और ये जो भी हम जा रहे हैं ये यहाँ का कैफेटेरिया है
क्योंकि हमने दोपहर से कुछ खाना नहीं खाया है, हर जगह पे हम लाइन में ही खड़े थे। तो अभी हम कुछ यहाँ पे थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट करेंगे, क्योंकि अभी लेज़र शो शुरू होने में काफ़ी समय शेष है। 7 बजे लेज़र शो शुरू होता है दोस्तों, तो आप उसके पहले आप कुछ छोटा सा लाइट स्नैक्स ले सकते हो। और यहाँ पे उसके अलावा एक सोवेनियर शॉप भी है, जहाँ से आप अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए यहाँ से कुछ यादें लेके जा सकते हो, जैसे कि कुछ किताबें हैं या कुछ मग है, टी शर्ट है, कैप है, फ़ोटोग्राफ्स है। यहाँ पे काफ़ी सारे इन्होंने सोवेनियर्स बनाए हुए हैं, तो आप उसमें से कोई भी अपने पसंद का सोवेनियर अपने लिए या अपने मित्रों के लिए लेके जा सकते हो, जो आपके साथ इस जगह की यादगिरी बनकर रहेंगे। बस अब अंधेरा होने को ही था और अभी कुछ ही समय में यहाँ का जो लेज़र शो है वो शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, अभी आप देख रहे हो कि शो शुरू हो गया है, तो आप आनंद लीजिए इस लेज़र शो का। भारत माता की किसान का बेटा था दृढ़ता का भंडार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार। अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बाबू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार। तेज पुंज तुम, शक्तिपीठ तुम, बल का सागर अपरंपार। प्रेम देश का ब्रह्म तुम स्वीकारो सरदार। पहले गोधरा, फिर आनंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्टरी में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जिरह और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब
वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांव की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य शानदार धरती, मन में थे गांधी और मस्तिष्क में तभी बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अडिग अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और एक बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की कस्में खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं। और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डर कर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए। तो 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है। जेल से छूटते ही सरकार को कांग्रेस के नए राष्ट्राध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानिक सरकारें बनाई। किंतु सरकार का सपना केवल सरकार बनाना नहीं था। उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का जहां हर रंग, हर रूप, हर जात, मजहब, तबके का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्ण सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मरेंगे, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बस फिर क्या था, संघर्ष की रणभेरी बजी। 3 सालों के लिए सरदार पटेल को भी सत्याग्रही नेताओं के साथ जेल में ठूंस दिया गया। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को बापू के सभी शिष्यों और साथियों को छोड़ना पड़ा। सबसे पहले नदी पर 4,500 क्यूबिक मीटर का राफ्ट बना और फिर सीधा 600 फीट का कंक्रीट का कोर बनाया गया।
से मिलकर 6,500 ब्रॉन्ज के पीसेस लगाए। इसे मुमकिन बनाने में एक सेकंड की ब्रेक लिए थे। देश भर की टीम्स ने 24/7 काम किया। 250 से ज्यादा इंजीनियर्स, 4,500 से ज्यादा स्किल फोर्स और हम गर्व से कह सकते हैं कि कुल मिलाकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में 4 मान मजदूर, इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स थे भारतीय। जानते हैं कि 182 मीटर ऊंची इस भव्य प्रतिमा को बनाने में कितना समय लगा? डिजाइन के लिए 12 महीने और निर्माण के लिए 34 महीने, यानी कुल मिलाकर केवल 46 महीने। जो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले न जाने कितने सालों तक यूं ही चमचमाती रहेगी। अच्छा फ्यूचर 46 महीनों तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे साथ इस स्टैचू ऑफ यूनिटी के दर्शन में मज़ा आया होगा। और यदि आपको इस स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में और भी कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो उसी के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में और जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर दोस्तों। धन्यवाद।